हिस्ट्री विद आनंद सर में आपका स्वागत है। आज थोड़ा विलंब से वीडियो ला रहे हैं। अब कोशिश करेंगे इस सप्ताह में जो अल्टरनेट वीडियो देना था वो दें, लेकिन एक विशेष चीज़ पर ला रहे हैं। कल यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसी के एग्ज़ाम को देखते हुए क्वेश्चन का डिस्कशन ला रहे हैं। अच्छा, फिर एक मैंने जो अपना चैनल का नाम ही रखा है हिस्ट्री विद आनंद सर, मतलब इतिहास के किसी भी एग्जाम में अगर इतिहास का ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव होता है उसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे ताकि इसकी सार्थकता बनी रहे। सबसे पहले जब क्वेश्चन डिस्कस करें तो हम लोग का एक विचार होता है कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पर थोड़ा डिस्कशन कर ले, लास्ट ईयर क्वेश्चन कैसा था। तो लास्ट ईयर यूपीएससी क्या किया था कि पूरे को पूरी हिस्ट्री से 9 क्वेश्चन पूछा था, जिसमें से 2 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से था और 7 क्वेश्चन एंशिएंट प्लस मिडाइवल से था। देखिए यूपीएससी हमेशा करता रहता है, वो क्या करता रहता है कि कभी क्या करेगा, किसी सेक्शन से पूछ देगा, किसी सेक्शन को बढ़ा देगा, किसी सेक्शन को घटा देगा। तो इस बार बहुत लोग उम्मीद किए थे कि हिस्ट्री भी वैसा ही रहेगा, जबकि ऐसा बात नहीं था। दूसरी विशेषता क्या है, इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है लगभग 17 क्वेश्चन, 16 या 17 क्वेश्चन है, और इस 17 क्वेश्चन में हमको लगता है 2 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए जो बच्चे के लिए टफ रहा होगा, और उसके बाद बाकी 15 क्वेश्चन बनने वाला था। तो मतलब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था। और फिर यूपीएससी क्या किया है, साबित किया है कि हमको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए और एनसीईआरटी पढ़ के जाएं तो ही अच्छा है। ठीक है, तो हम एक एक करके क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कहाँ कहाँ कंफ्यूजन था और क्या क्या बच्चे को दिक्कत होती है। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, चाहे एक चीज बता देते हैं, ये क्वेश्चन बहुत क्रम से नहीं होगा। एक्चुअली मैंने टाइप करवा के बोर्ड के लिए रखवाया है, इसलिए थोड़ा क्रम उल्टा पुल्टा हो सकता है, इसलिए आप केवल क्वेश्चन देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उनमें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दर्शन सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था। दूसरा, उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता के सिद्धांत को माने। देखिए बच्चा को सेकंड स्टेटमेंट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बोला हाँ इज क्लियर है। दिक्कत कहां हुआ होगा, पहला स्टूडेंट को, प्राच्य वाले को समझने में दिक्कत हुआ होगा। तो ये भी समझ लीजिए, अगर आप थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो आप लोग देखते होंगे, जैसे ही आप उदारवादी चरण पढ़ते हो कांग्रेस का, तो जितने भी नेता आ रहे हैं, चाहे आप देख लीजिए जितने भी नेता आ रहे हैं, किसी ने एक का नाम क्या लो, सबको देखिएगा तो टाई बोल्ट सूट पहने हुए हैं। क्या मतलब हुआ कि पश्चात से प्रभावित है। लेकिन जब जैसे ही राजा राम मोहन का फोटो देखिएगा, राजा राम मोहन राय का, तो क्या कभी साइड सूट बूट में देखे हैं क्या, धोती कुर्ता। बोला जाता है राजा राम मोहन राय की विशेषता क्या है, उनको लगा, बहुत लोगों को लगा कि राजा राम मोहन राय को ईसाई बनाया जा सकता है, और बहुत लोगों को लगा कि राजा राम मोहन राय को यहां से विचार तोड़ा जा सकता है। लेकिन राजा राम मोहन राय वो पारंपरिक कुप्रथा पर प्रहार कर रहे थे, भारतीय सभ्यता पर प्रहार नहीं कर रहे थे, भारतीय संस्कृति पर प्रहार नहीं कर रहे थे। इसलिए देखिएगा वो सती प्रथा का भी विरोध करते हैं तो लौटते हैं वेद की ओर कि वेद में जाके देखो क्या कह रहा है। इसलिए अगर कहता है ना कि बहुत कुछ चित्र कहता है, और एनसीईआरटी का फोटो अपने आप में कहता है, आप देख लीजिएगा, तुम देखिएगा, जैसे ही देखिएगा आप दादा भाई नौरोजी का फोटो देखिएगा तो देखिएगा कि वो वेस्टर्न ड्रेस में दिखेंगे आपको। या इनकी किसी एक व्यक्ति का नाम क्यों लें, जितने भी आपको उस समय के मॉडरेट लीडर दिखेंगे कांग्रेस के, सब विदेशी देश में दिखेंगे। लेकिन राजा राम मोहन राय आपको विदेशी देश में नहीं दिखेंगे, पगड़ी भी भारतीय समझिए एक तरह से पहने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा थी। तो इसमें दिक्कत नहीं जानना है, इसमें देख लेना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। अच्छा एक चीज और कह देते हैं, हम लोग कह देते थे आज से 3 साल 4 साल में क्या कर रहा है, पहले क्या होता था कि आपको बोला जाता था 1 2 3 मान लीजिए स्टेटमेंट दे दिया, अब आंसर देता था ए में 1 2 सही है, 2 3 सही है, 3 4 सही है, जैसे अभी किया है। लेकिन देखिएगा जैसे जैसे 2 से ज्यादा ऑप्शन बढ़ेगा वो बोल देगा इसमें से 3 सही, इसमें से 2 सही, इसमें से 1 सही। मतलब क्या है कि पहले क्या होता था, मान लीजिए आप 3 स्टेटमेंट देखे हैं, एक को पता है सही या तीसरा को पता है गलत है, तो इसके सहारे क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन अब बनने की संभावना खत्म हो गई है। अच्छा इसी ट्रेंड को देखिएगा तो बीपीएससी फॉलो करना शुरू कर दिया है। बीपीएससी, चाहे आप बीपीएससी का ही नाम क्यों लें, हम यूपीपीएससी का भी नाम ले सकते हैं, हमको बोलिएगा तो एमपीपीएससी का नाम ले सकते हैं। वो लोग भी अब क्या कर रहा है, यूपीएससी के पैटर्न पर जा रहा है, इनमें से 2 सही, इनमें से 3 सही। तो थोड़ा क्वेश्चन तो वही है, लेकिन जटिलता बढ़ा दिया है। यहां पर जो बोलते हैं ना गेस की संभावना खत्म कर दिया गया है। तो याद रखिए इसका आंसर क्या हो गया,
सी हो गया। एक्चुअली हम टाइपिस्ट को बोले थे यहाँ आंसर टाइप कर देने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सी मतलब क्या, दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिएगा इस बार विचित्रता क्या है, इस बार के क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन घुमा फिरा के, मॉडर्न में मान लीजिए 8 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन गांधी के आसपास ही घूम रहा है। पहला क्या है, असहयोग कार्यक्रम के बारे में विचार कीजिए। पहला, न्यायालय और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। दूसरा, अहिंसा का कठोर अनुपालन। तीसरा, उपाधियों का सम्मान और उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण। विवादों के निपटारे के लिए पंचायत की स्थापना। देखिए थोड़ा सा क्या कहते हैं, कभी कभी हिंदी परेशान करे ना तो अंग्रेजी देख लेना चाहिए। इस क्वेश्चन में मान लीजिए, देखिए ये तो सबको पता है, एक सही है। दूसरा क्या है, अहिंसा का कठोर अनुपालन। एक्चुअली गांधी यही अहिंसा का कठोर अनुपालन किए हैं, यही इसको 1905 के स्वदेशी मूवमेंट से अलग करता है। अगर ढंग से देखिएगा तो स्वदेशी मूवमेंट में भी यही सब विचारधारा था, लेकिन अहिंसा को लेके बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं थी। यहाँ अहिंसा को लेकर इतनी गंभीरता है, इसलिए इसको स्वदेशी मूवमेंट जो देखिएगा जो 1905 में चला था उससे इसको अलग करता है। इसलिए देखिएगा ये भी सही है। तीसरा चीज समझिएगा, तीसरा चीज क्या समझना है, ये क्या कह रहा है, उपाधि और सम्मान का सम्मान तथा उसका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण। थोड़ा क्या किया है यूपीएससी, स्टेटमेंट को बढ़ियाया है, जैसे बच्चे को घर, इसलिए अगर जी कभी कभी देख लेना चाहिए। ये कह क्या रहा है कि उपाधियों का आप सार्वजनिक रूप से प्रयोग नहीं करेंगे लेकिन धारण करके रखेंगे, जबकि गांधी जी ने ये सब नहीं कहा है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा, चौथा देखिएगा, विवादों के निपटारे के लिए पंचायत की स्थापना। ये तो बड़ा क्लियर है, आप लोग कोई भी किताब पढ़ते होंगे या कोई भी देखिएगा शिक्षक का पढ़ाने का तरीका क्या है, तो स्वदेशी आंदोलन में 2 तरह के बांट देते हैं, रचनात्मक कार्य और विध्वंसात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य क्या, जो इंडियन के लिए क्रिएटिव है, और विध्वंसात्मक क्या, नकारात्मक काम क्या, जो अंग्रेजों के लिए। जैसे नकारात्मक कार्य में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे यही देखिए नकारात्मक कार्य में हम क्या पढ़े, न्यायालय एवं विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। ये नकारात्मक काम किसके निर्देश में, अंग्रेजों के निर्देश में। लेकिन एक चीज बताइए, अब बहिष्कार कीजिए तो कुछ सब्स्टिट्यूट तो चाहिए, तो सब्स्टिट्यूट के लिए क्या बोला गया, अपना पंचायती राज डेवलप कीजिए और स्वदेशी वस्त्र अपनाइए, स्वदेशी वस्त्र अपनाइए। और यहीं पर देखिएगा, यहीं पर देखिएगा, जैसे आप लोग बोलेंगे शिक्षा का बहिष्कार, तो शिक्षा के लिए फिर स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी शिक्षा अपनाया गया। इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। कल मतलब हम देख रहे थे, बहुत लोग डिस्कशन देख रहे थे, और होता क्या है, जल्दी जल्दी लाइव देने के चक्कर में क्या होता है ना, कुछ लोग गलत डिस्कशन भी मतलब दे देते हैं। तो थोड़ा ये हम देखे थे, तो इसको याद रखिएगा, ये सही है। और ये तो इसमें से देखिएगा, जैसे हम बोले थे हमेशा पूछेगा क्या, पहले पूछता 1 2 सही या 3, तो ज्यादा आसान था। अब क्या पूछा है, कितने सही हैं, तो केवल 3, और इसका आंसर हो जाएगा सी, और इसका आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन में बस एक ही पजल था कि फ्लो में पढ़ने वक्त कहीं चारों का चारों सही ना लगे, बस यही जटिलता थी और कोई जटिलता नहीं थी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई में के काम में आने वाला अड़घटा नामक उपकरण क्या था। एक्चुअली हम किए क्या है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश किए ही नहीं है। हम क्या किए हैं, आपका क्वेश्चन अड़घटा क्या था उसका डायग्राम लगा दिए। देख लीजिए डायग्राम क्या है, एक व्हील है, व्हील नचेगा, उसके ऊपर क्या है, मिट्टी का पात्र बंधा हुआ है, और ये नचेगा तो पानी बाहर निकलेगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बड़ा चक्का जिसका आड़ा स्कोप के बाहरी छोर पर मिट्टी के पात्र बंधे हुए हों। तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, डायग्राम देख लीजिएगा, सेल्फ एक्सप्लेन्ड है, और इस पर ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत भी नहीं है हमको लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए। प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत विलास, विचित्र चित्र और गुण भरा उपाधि धारण की। देखिए ये क्वेश्चन बस एक ही चीज से पकड़ना था। ये क्वेश्चन क्या चीज से पकड़ना था, तो आप लोग मत विलास प्रहसन, एक बुक का नाम सुने होंगे, मत विलास प्रहसन, प्रहसन। इसमें एक्चुअली मत विलास प्रहसन क्या है, तो एक्चुअली हम लोग देखे थे बुद्ध और जैन जो कठोरता का बात किए थे, जो समाज में बोले थे बौद्ध भिक्षु को एक साधारण जीवन जीना चाहिए, तो देखे थे कि बाद में इस सब पर बौद्ध भिक्षु लोग चाहे जैन भिक्षु लोग एक आरामदायक जीवन जीने लगे, रईसी का जिंदगी जीने लगे। तो उसी पर इस शासक ने एक बुक लिखा था महेंद्र वर्मन प्रथम ने, कि क्या है, तो महेंद्र प्रथम ने लिखा था मत विलास
प्रहसन बुक लिखा था, और उसी बुक में इन्होंने बिलावत प्रहसन पर क्या किया, बिलास प्रहसन पर मतलब क्या बोला है कि हास्य है, इस पर प्रहार किया हास्य रूप से, इसलिए इनका उपाधि पर गया था मत विलास। दूसरा चीज जो विचित्र चित्र बोल रहे हैं, ये चित्रकला की एक अलग टेक्निक डेवलप की थी, इसलिए इसका चित्रकला थोड़ा अलग ढंग का था, इसलिए विचित्र चित्र बोलते हैं, और ये कई गुणों से भरा हुआ था, इसलिए उसको बोलता है गुण भरा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, महेंद्र बर्मन प्रथम। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, आ जाइए। चीनी यात्री फायन ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। हमको लगता है क्लास 6 का बच्चा भी उसको बनाएगा, और यही सब क्वेश्चन देखे क्या लगता है कि हमको भी यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। एक्चुअली होता क्या है थोड़ा सा ना, यूपीएससी भी क्या करता है ना कि मान लीजिए 100 क्वेश्चन पूछा है, बच्चा डिमोरलाइज ना हो जाए, तो उसको 20 क्वेश्चन बनना चाहिए, 25 क्वेश्चन बनना चाहिए। इनफैक्ट स्टेट पीसीएस में देखिएगा 150 क्वेश्चन होता है, तो सरकार मतलब क्वेश्चन सेंटर का मकसद क्या होता है 150 क्वेश्चन में, कि 150 क्वेश्चन में कम से कम 150 क्वेश्चन में कम से कम 70 क्वेश्चन बने, ताकि अगला बार फॉर्म भरे लोग और लोग फिर आए, ओह थोड़ा सा पढ़ ले तो हो जाता है। यही माया में तो पूरा जिंदगी चला जाता है, देखिए ही है। तो ये क्या है कि आप देखिए हर एग्जाम में इस ढंग का क्वेश्चन पूछता है, इस एग्जाम में इस हर ढंग का इस ढंग का क्वेश्चन पूछता है, तो प्रश्न उठता है पूछता क्यों, पर हमको लोग ये समझ लेते हैं। अब बोलते होंगे सर हर क्वेश्चन हर बार एग्जाम में क्यों पूछता है, तो समझ लीजिए एक्चुअली गुप्त काल में क्या हो गया था, गुप्त काल में सामंतवाद आ गया था, और सामंतवाद के जितने भी कवि थे वो राजा का बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा करते थे। क्यों बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा करते थे, मान लीजिए राजा खुश हो गया तो बस गला से चेन निकाला, बोला लो खुश रहो, स्वाभाविक उसका काम ही था राजा का प्रशंसा करना, इसलिए कभी भी वास्तविक इतिहास नहीं आ पाएगा। इनफैक्ट यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछ दिया था कि हर्षवर्धन उतना भी महान नहीं था जितना वानभट्ट ने लिख दिया है, मतलब वानभट्ट दरबारी कवि है। अब देखिएगा जितने भी विदेशी आए, फायान हो या आप देखिएगा वेनशांग हो, वहां से भी क्वेश्चन आते रहता है, वो लोग बाहर से आया है, वो दरबारी कवि नहीं है, और उसको दरबार के पॉलिटिक्स से मतलब ही नहीं है, इसलिए उसका वर्णन बड़ा ऑथेंटिक होता है, और उस समय इतिहास का अध्ययन का एक स्रोत होता है, इसलिए कई बार पूछता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्र राज्य श्री विजय विरुद्ध, जिसका मल्य प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान नेतृत्व किया था। देखिए यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, हमेशा याद रखिए दक्षिण भारत में 3 ही क्वेश्चन उसका फेवरेट है। फेवरेट जोन क्या है, पहला क्या है, संगम साहित्य। संगम साहित्य में पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 बुक, एक क्या है तो एक पढ़ेंगे आप लोग शिल्पादिकारम, एक बुक का नाम सुनेंगे शिल्पादिकारम, और दूसरा पढ़े होंगे कि तमिल व्याकरण की बुक है, तमिल व्याकरण की बुक है। और इसमें क्या पूछेगा तो चोल राज का राजधानी क्या था, चोल राज का प्रतीक क्या था, और पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पूछेगा। तो संगम एक फेवरेट होता है इसका किसी भी का। दूसरा क्या होता है, चोल होता है, और चोल में भी याद रखिएगा, चोल में भी 3 ही चीज पूछेगा। पहला क्या पूछेगा, स्थापत्य, चोल का स्थापत्य बहुत आगे था। दूसरा क्या देखिएगा, चोल का ग्रामीण प्रशासन या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। और तीसरा क्या पूछता है, तो तीसरा पूछता है सैन्य अभियान। सैन्य अभियान इसलिए कि तुम देखोगे पुर्तगाली जो बाद में आके करते इंडिया में, वो चोल उससे पहले ही कर चुके हैं, चोल उससे पहले ही कर चुके हैं। तो चोलों का सैन्य अभियान बहुत मजबूत था। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा राजेंद्र चोल। जहां तक बात है राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट में बस इसका आंसर सीधा है चोल, बहुत ज्यादा झंझट वाली बात नहीं है। आगे आते हैं, आगे क्या है, प्राचीन भारत के वो विचार कीजिए, प्रदेश क्षेत्र उसमें बहने वाले नदियां। एक्चुअली ये क्वेश्चन कहां से है, महाजनपद से है, और इसीलिए हम मैप डाल दिए सीधा। अच्छा, हमको देखिएगा क्लास में भी या बच्चों को भी हमेशा बोलते हैं कि किताब पढ़ो किताब पढ़ो। एक्चुअली हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं थोड़ा भड़ियाना तो पड़ता है, ये मजबूरी है, नहीं भड़ियाएंगे तो वैल्यू नहीं दोगे। क्या हो गया, सबके पास पैसा हो गया है, वो चाहता है जितना पैसा ले लेकिन चीजें बढ़िया हो। हम तो बेसिकली डॉक्टर लोग के साथ देखे हैं, मेरा एक फ्रेंड है डॉक्टर है, बोलता है हम टेस्ट नहीं लिखेंगे तो लोगों को लगेगा डॉक्टर ठीक से इलाज नहीं पकड़ पाया, इसलिए मजबूरी में 4-5 हजार का टेस्ट लिख देता है। तो मजबूरी है हम लोग की। तो लेकिन अभी भी देखोगे जो बच्चे बने हैं, चाहे हम लोग भी क्लास में क्या बोलते हैं, एक बुक जरूर पढ़ो, वो एनसीईआरटी। तुम देखना जितना भी अब तक डिस्कस किए हैं, अगर एनसीईआरटी पढ़िएगा उससे बाहर कुछ नहीं है। अब देखिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोग फोटो देख के खुश हो जाते कि चलो ये पन्ना नहीं पढ़ना पड़ा।
अरे भाई पढ़ना पढ़ने के लिए तो देखने के लिए तो था ही। अब क्वेश्चन देखो, हमेशा बच्चे को बोलते हैं क्वेश्चन देखो। अब कंबोज कहाँ है, अब देखिए तो, अब देखिए तो सबसे पहले देखिए अस्मक, अस्मक कहाँ है, तो अस्मक के बगल में गोदावरी दिया है। और देखिए तो गोदावरी यहां बह रही है, कहीं संबंधो है, तो इसको तो छाटी लेवे कीजिएगा। ठीक, अब देखिएगा कंबोज दिखेगा, विपाशा, फिर अवंती, फिर कौशल, फिर सरयू। तो आप देखिए केवल इसको और इसको देखिए तो यही मिलता रहेगा। अवंती महानदी नहीं है, सिपड़ा होता तो शायद मिल भी जाता। दूसरा क्या है, कंबोज विपाशा नहीं है, विपाशा कहां बनती है, देखिए ना, विपाशा ब्यास को बोलते हैं यहां बनती है, लेकिन कंबोज देखो ना यहां है। तो स्वाभाविक है ये दोनों सही है और ये दोनों गलत है। तो इसमें से केवल क्या दीजिए, केवल 2 चुन लीजिए। और बताते हैं ये सब सेल्फ एक्सप्लेन्ड होता है, बस मैप देखिए, विजन डेवलप कीजिए कि इसको, क्योंकि इसी क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। हो सकता है इस बार 4 पकड़ा हो, अगले बार मान लीजिए बिहार वाला महाजनपद पकड़ ले। तो एक बार मैप देख लेने पर चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे है प्रथम गंधर्व महाविद्यालय, जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय भी था, विष्णु दिगंबर पलुकर द्वारा 1901 में कहां स्थापित किया गया था। तो आप याद रखिएगा, जो भी संगीत से लोग संबंधित हैं उनके लिए नाम बहुत नया नहीं है। इसका उत्तर है लाहौर। एक्चुअली उसके बाद क्या हुआ था, 1901 के आसपास इसको फिर स्थापित किया गया था, पहले बंबई में, फिर देखिएगा 1929 या 30 के आसपास फिर स्थापित किया गया था दिल्ली में। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो जाएगा लाहौर, डी। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि अशोक के अभिलेख से ज्ञात होता है, प्रादेशिक रज्जुक और युक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे। अब देखो, जब देखते हैं एक बार यूपीएससी या हमको लगता है बिहार में जब ऑप्शनल हिस्ट्री क्वेश्चन था, तो एक क्वेश्चन पूछा, मौर्यों का इतिहास इतिहासकारों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है। देखिए क्या पूछता है, इतिहासकारों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है। तो पर्सनली अंधकार क्या है, इतिहासकारों के लिए अंधकार क्या है, इतिहासकारों के लिए अंधकार है स्रोतों का अभाव, और प्रकाश क्या है, स्रोतों की उपलब्धता। तो स्वाभाविक है, इससे पहले जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो जब हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल किस पर देखते हैं, बेसिकली स्टोन एज में कोई रिटर्न चीज नहीं है, पूरा तात्विक पढ़ते हैं। हड़प्पा हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसका साहित्य नहीं पढ़ पाने के कारण हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, लगता है रहा होगा हुआ होगा, क्लियर नहीं पढ़ पाते हैं। इसीलिए फिर देखिएगा जब हम वैदिक पढ़ते हैं तो वैदिक में क्लियर नहीं पढ़ पाते, क्योंकि साहित्यिक स्रोत पढ़े हुए हैं। लेकिन जब हम मौर्यों का आते हैं तो मौर्यों के लिए हमारे पास पुरातात्विक स्रोत भी है, साहित्यिक स्रोत भी है। अच्छा, दूसरा विशेषता क्या है, अशोक के पुरातात्विक स्रोत में कुछ अधिकारियों का मेंटेन किया गया है, जो आपको यहां दिख रहा है। उसी तरह चाणक्य ने भी उस अधिकारियों का नाम बताया है, और उसी तरह मेगास्थनीज ने भी अधिकारियों का नाम बताया है। तीनों का वर्णन एक जैसा दिखता है एकदम, तब इस पर प्रश्न लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा, ये जब देखिएगा तो प्रशासन देखिएगा, तो ये लोग बेसिकली क्या है, तो जिला स्तर के अधिकारी, जिला स्तर के अधिकारी है। तो देखिएगा, कहीं भी इतिहास पढ़ाए तो प्रशासन, हमेशा हम बोलते हैं मौर्यों से जब भी पूछेगा तो स्रोत से पूछेगा, नहीं तो प्रशासन से पूछेगा, क्योंकि पूरे इंडिया ने, पूरे वर्ल्ड को उसने ये चीज दिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए पहला क्या बोल रहा है, कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज प्राप्त करना उनका उद्देश्य है। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज प्राप्त करना उनका उद्देश्य है। दूसरा, इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें सविनय अवज्ञा, करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए था, केवल तब जब स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त न हो और सरकार दमन पर उतर आती। देखिए इस क्वेश्चन में ब्यूटी क्या है, एक्चुअली आप अगर ढंग से पढ़िएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा, तो लिखता है कि नागपुर अधिवेशन हुआ। नागपुर अधिवेशन ने गांधी जी ने क्या परिवर्तन कर दिया, नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने पूरे कांग्रेस के संविधान को परिवर्तन कर दिया। जब 1985 में कांग्रेस बना था तो उसमें उनका एक ही उद्देश्य था, संवैधानिक तरीका से अपने अधिकारों की मांग, संवैधानिक तरीका से अपने अधिकारों की मांग। लेकिन अब देखिए गांधी जी ने क्या कह दिया, सभी वैध और शांतिपूर्ण, मतलब संविधान को गांधी जी छोड़ रहे हैं,
मजेदार चीज क्या है, ऐसा क्यों कर रहे गांधी जी? गांधी जी को पता है संविधान कौन बना रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का कितना भी विरोध करेंगे तो उसके लिए एक नया तरीका लगेगा विरोध अपनाने का। इसलिए देखिए गांधी जी ने पूरा संविधान को ही छोड़ दिया। मान लीजिए हम क्लास में जाएं और बच्चा को बोले कि देखो किताब से नहीं पूछोगे, मेरे नोट्स में जितना है उसी से वो पूछोगे, तो घूम फिर उसका विचार मेरे नोट्स के आसपास रहेगा, तो एक शासन का तरीका चलेगा। तो गांधी जी ने कहा जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक भारत को आजादी नहीं मिलने वाली है। और देखो इसी विचार का विरोध करके बहुत लोग कांग्रेस छोड़ चुके थे इस समय, और यहीं पर जिन्ना भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। इसलिए ये थोड़ा समझना था, और ये स्टेटमेंट बड़ा सही है, इसलिए इसको समझ लेते हैं। अच्छा, दूसरा आप पढ़े होंगे कि गांधी जी बोले कि 1 वर्ष के अंदर स्वराज, उन्होंने नारा भी लगा दिया 1 वर्ष के अंदर स्वराज। यूपीएससी एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि नेहरू जी का स्टेटमेंट था कि 2021 के जून में या ग्रीष्म में हम लोग नशे के दौर में जी रहे थे। क्या मतलब था? लगा कि एकदम नशा का दौर था कि 1 वर्ष का स्वराज मिल ही जाना है। लेकिन देखिएगा हुआ क्या, तो था कि 1 वर्ष के अंदर स्वराज नहीं मिलेगा तो हम लोग सविनय अवज्ञा की ओर जाएंगे। और ये बात चल भी रहा था कि हम लोग ये करेंगे, लेकिन उसी बीच में क्या हुआ, चौड़ी चौड़ा कांड घट गया, जिस कारण ये परिस्थिति को नहीं जाना पड़ा। बहुत लोग गांधी की आलोचना करते हैं। तुम देखिएगा उस समय बहुत सारे नेता ने कहा कि छोटी घटना को लेकर गांधी को आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए, और बहुत लोगों ने बड़ा गांधी जी पर मूल्यांकन, बहुत तरह की टिप्पणी की। लेकिन याद रखिएगा, नेता का सबसे बड़ा काम क्या होता है, अपने कार्यकर्ता को बचाना। और जो व्यक्ति अपने कार्यकर्ता को नहीं बचा पाएगा, क्या अगला आंदोलन भीड़ जुटेगा? मार सबको याद रहता है जी। हम तो प्रोटेक्ट बिहार के हैं, बिहार में लोग को देखिएगा शादी में बैठा रहेगा, बोलेगा जल्दी चलिए फलना बाबू का बेटा के पहला देखे थे, बड़का बेटा का बिहार में रिसेप्शन में मिठाई घट गया था, इतना मेमोरी सर्फ होता है। तो मान लीजिए मार बचे, मार अगर दमन चक्र में चलता, गांधी का दमन चक्र अगर गांधी वापस नहीं लेते और अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराते, तो दमन किनका होता? कार्यकर्ताओं का। और जब कार्यकर्ताओं का दमन हो जाता तो अगला आंदोलन की संभावना ही नहीं थी। इसलिए यह भी स्टेटमेंट बड़ा सही है, और दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों 1 और 2 दोनों। आगे आते हैं। गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राज दो मेरा धर्म हो गया है कब दिया? देखो इसी क्वेश्चन को हम बोलते हैं आईक्यू का क्वेश्चन है। ये किसी भी बुक में तुमको ओरिजिनली नहीं मिलेगा। एक्चुअली देखिए हम बार बार कह रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने आप में एक पजल है। पजल क्या है? किसी भी बुक में आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा कि गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म है कब कहा। देखो यहीं पर थोड़ा स्टूडेंट का आईक्यू चेक होता है। हम बोले थे ना 2-3 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जहां आपको आईक्यू लगाना होगा, ये डायरेक्ट किसी बुक में नहीं मिलेगा। एक चीज बताइए, पहला जो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है चंपारण सत्याग्रह, पहला ऑप्शन दिया चंपारण सत्याग्रह। एक चीज बताइए, जब आप चंपारण सत्याग्रह पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? गांधी किसके प्रति कोऑपरेटिव हैं? किसके? अंग्रेजों के प्रति। अच्छा, गांधी इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि अंग्रेज को चैलेंज करेंगे चंपारण में, इसलिए ये आंसर तो नहीं होगा। इसको इस बेसिस पर छांट दिए। चलिए दूसरा चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं, फिलहाल सी पर चलते हैं। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के समय, अच्छा लंदन काहे गए थे? संविधान का काम करने के लिए। और वहां पर क्या कीजिएगा, इस ढंग का नारा दिया जा सकता है कि राजद्रोह मेरा धर्म है, तो ये ऑप्शन भी छाट दिए। चलिए अब प्रश्न उठता है कि सर ये दो तो छाट दिए, चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये बी और डी में क्या होगा? तो एक चीज याद रखिए, भारत छोड़ो में आंदोलन में अगर गांधी जी देखिएगा तो बहुत ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं। और गांधी जी के बारे में एक क्वेश्चन भी पूछ दिया था यूपीएससी, देखिएगा मेंस में पूछा था कि क्या गांधी जी की गति उन भारत छोड़ो आंदोलन में ऐसा क्यों लग रहा है कि गांधी जी को अहिंसा पर विश्वास नहीं रहा? मतलब गांधी काफी आक्रामक हो चुके हैं, इसलिए राजद्रोह मेरा धर्म है एक छोटा स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? अंग्रेजों भारत छोड़ो, मतलब ये राज मेरा है तुम छोड़ो। तो इसका जो सबसे क्लोज आंसर होगा ये होगा, क्योंकि देखिएगा पहला बार ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया जा रहा है किस बेसिस पर कि हम आपका कानून नहीं मानेंगे, और यही कानून क्या है, सभी क्या बोले हैं, सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया गया दांडी यात्रा के समय। इसलिए क्वेश्चन में पजल था, किसी बुक में डायरेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इसको देखिएगा तो ऐसे किया जा सकता था। ठीक है, हम बोले तो 2-3 क्वेश्चन आपको दिखाएंगे जो ऐसा है। आगे आइए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की का नाम, बस हम बोले ना कि यूपीएससी बीपीएससी कुछ लॉलीपॉप क्वेश्चन देती है कि बच्चा को ये लगे कि करे तो क्या करे, तो अगले बार भी फिर आए। तो इसी ढंग का क्वेश्चन है, और हम बता देते हैं अगर ढंग से देखिएगा हर सब्जेक्ट में तो ऐसा कम से कम 5-5 क्वेश्चन छांट लीजिए तो 25 क्वेश्चन जरूर आसान देता है।
हम लोग का लगता है भारी बनाना। अरे भारी बनाना क्या होगा, नंबरे ना जोड़ेगा, और नंबर जोड़ेगा तो थोड़े लग बताता है तो भारी का बनाई खड़ा कहते हल बनाया है। इसलिए क्वेश्चन का हम एक्सप्लेन क्या करें। अब देखिएगा क्या है, कांसे की बनी हुई है। ठीक, आगे आइए। चौड़ी चौटा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों में किसकी विधि परिषद लीगल डिफेंस प्रदान किया। यह क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कहीं नहीं मिलेगा और कहीं मिलता भी नहीं। हम बोले थे एक दो क्वेश्चन बोले थे कि जो क्वेश्चन आपको लगे कि नहीं, हाँ इसका आंसर हम भी बोल देते हैं, मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत। हाँ अगर बहुत गेस करोगे तब भी गेस करना मुश्किल था, क्योंकि हाँ जिन्ना ने असहयोग आंदोलन को मतलब कांग्रेस से ही नाता छोड़े तो ये नहीं होगा। सैफुद्दीन कुलचू का ये क्षेत्र था भी नहीं, वो पंजाब के लिए थे, तो दो ऑप्शन छांट भी दीजिएगा, लेकिन सीआर दास आपको परेशान करेंगे ही करेंगे, इसलिए छाटा नहीं जा सकता था। लेकिन हाँ चलिए, मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन ऐसा था जो बच्चे को एग्जाम सवाल में नहीं बनता, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन क्लोज था और दिक्कत करता। ठीक है, आगे आते हैं। निम्नलिखित किस घटना के उपरांत गांधी जी ने, जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे और सभी क्षेत्रों में इसका उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय लिया। देखिए होता क्या है, इसको समझ लीजिए। तृतीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहला में कांग्रेस भाग नहीं लेता है, दूसरा में कांग्रेस भाग लेता है और एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी जाते हैं, तीसरा में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करता है। और देखिएगा यहीं पर क्या होता है, तो अंग्रेजों ने जो फूट डालो शासन करने की नीति थी वहां पर लागू करता है और दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का अधिकार दे देता है। तो स्वाभाविक है BR अम्बेडकर ने दलितों का जो प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने दलितों के लिए अधिकार लेकर आया। गांधी जी बोलते हैं कि पहले जो गलती हो गई, अब ये गलतियां नहीं होंगी। इसलिए गांधी जी आमरण अनशन पर चले जाते हैं, और उनका मकसद देखिएगा इस क्वेश्चन में हम क्या बोले हैं कि अंबेडकर क्या करते हैं, तृतीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद दलितों के लिए पृथक निर्वाचन लेके आते हैं, और इसी बात पर गांधी अडिग है कि अब एक एक करके अगर समाज को तोड़ दिया गया तो अंग्रेजों की क्या कहते हैं, फूट डालो और शासन करो की नीति एकदम सफल हो जाएगी। तो स्वाभाविक है गांधी ने इसका विरोध किया और वो बोले कि हम इसके विरोधी हैं और इसके लिए आमरण अनशन चले गए। अंततः पूना पैक्ट होता है, अंबेडकर और गांधी के बीच समझौता होता है और रिजर्व सीट बोले थे दलितों के लिए बढ़ा दी गई। और यहां पर एक विचित्र चीज क्या देखिएगा और विचित्र विशेषता क्या देखिएगा, अब गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स से अलग हो चुके हैं। गांधी जी का एक ही मकसद है अब दलित उत्थान। हाँ हम यह कह सकते हैं कि जो गांधी ने भी दलितों के लिए जितना काम किया कहना मुश्किल है, हाँ अंबेडकर ने भी जो काम किया वो कहना मुश्किल है। हाँ लेकिन स्वाभाविक है गांधी जो दलित का दर्द अंबेडकर फील कर पाएंगे, शायद वो गांधी नहीं फील कर पाए। लेकिन यहां पर देखेंगे कि गांधी ने क्या किया, तो एक्टिव पॉलिसी से रिजाइन दे दिया, कांग्रेस की सदस्यता भी नहीं लेते हैं। मतलब गांधी जी को बोला जाता है कि आप कांग्रेस का प्राथमिक सदस्यता ले लें, तो गांधी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा था मेरे पास चौवन्नी नहीं है, मतलब मेरे पास क्या है, पैसा नहीं है। मतलब ऐसा थोड़ा था पैसा नहीं था, वो बोल रहे कि मेरे जीवन का एक ही मकसद है दलित उत्थान। और यहाँ पर जो गांधी समर्पित होते दलित उत्थान के लिए, वो बहुत आगे लेके जाते इस बातों को। तो देखिएगा इसका आंसर क्या है, तो पूना समझौता। ठीक है, अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने में देखते हैं निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए। पपीता, अनानास, अमरूद। देखिए ये सब क्वेश्चन बराबर पूछता है, लेकिन इस बार मतलब बदमाशी क्या किया है, पहले हमेशा पूछता था तंबाकू, मक्का, ये दो ऑप्शन होता था। इस बार पपीता और अनानास हो गया, तो अनानास तो फेमस होता ही है, ये बच्चे को याद रहता है, पपीता भी, अमरूद भी, इसमें तीनों हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत